नहीं तो समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती है उसमें जो मुस्लिम हितों की बात करते हैं उससे आप सहमत हैं? आपकी पार्टी सहमत है? नहीं, वो करते ही नहीं। यही तो समस्या है, हमारी लड़ाई यही है कि वो उनके 111 विधायक और 37 सांसद कभी भी मुस्लिम विषय पर कभी आंदोलन करते नजर नहीं आएंगे। कभी अखिलेश जी वक्फ के कानून पर जब चर्चा पार्लियामेंट में हो रही थी, क्या बोला अखिलेश जी ने? कुछ भी नहीं बोला वक्फ के कानून के खिलाफ। वंदे मातरम पर बहस हो रही, क्या बोला? मॉब लिंचिंग हो मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में और मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया जाए, इबादत गाहों को टारगेट किया जाए, बुलडोजर का दुरुपयोग हो, फर्जी एनकाउंटर हो, कुरैशी भाइयों के कारोबार पे हमले हो, इनके सांसद और अखिलेश जी मुसलमान शब्द लेने तक से कतराते हैं। देखिए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री बनी जाएगी उनके परिवार को, अखिलेश जी के परिवार को, गृह मंत्री भी उन्हें जाएगा, शिक्षा मंत्री भी उनको जाएगा, मुख्यमंत्री भी उनको जाएगा, मुसलमान के हिस्से में आएगा दरी बिछावन मंत्री। तो अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये कह रहा है कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, दरबार लगाएंगे न्याय का। कि जब योगी मठ में चले जाएंगे तो कौन बचाएगा? ये भी आप ही के पार्टी के लोगों ने कहा है। नहीं, किसी ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। नहीं कहा, वो एआई वीडियो का, एआई जब तो एआई आया भी नहीं। नहीं, वो जो वीडियो है उसका क्लैरिफिकेशन हुआ था कि ओवैसी साहब के वीडियो को कट एंड पेस्ट किया गया। 16 सांसद बीजेपी में जाने के लिए बेचैन हैं, ऐसी मुझे उन्हीं के दल के लोगों ने बात बताई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 डिजिटल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के इर्द गिर्द, क्योंकि इस समय लखनऊ के मौसम में या पूरे उत्तर प्रदेश के मौसम में जितनी गर्मी नहीं है उससे ज्यादा चर्चा सियासी गर्मी की हो गई है। बयानों के तीर चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दहलीज पर सूबा खड़ा है। और दहलीज पर जब सूबा आगे बढ़ रहा है तो इस समय ताजपोशी और इस समय ताल ठोकी जा रही है तीसरे मोर्चे की। और तीसरे मोर्चे की आवाज जो सबसे बुलंदी के साथ उठा रही है पार्टी, वो है AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। और उसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ शादाब चौहान जी आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है शादाब भाई आपका। और चर्चा की शुरुआत, चूंकि हम उत्तर प्रदेश चुनाव पे आज बात करने वाले हैं, उसके इर्द गिर्द रहने वाले हैं, आपकी पार्टी ने ताल ठोक दी है चुनावी सभा करके ओवैसी साहब का आना। कितनी तैयार है आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से? निश्चित ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शौकत साहब के लीडरशिप में पिछले 12 सालों से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे काम कर रही है और आज 200 सीट पर हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बूथ स्तर तक कंप्लीट है और हम लोग पूरी तरह से जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार हैं। और बैरिस्टर ओवैसी साहब की बढ़ती लोकप्रियता और जो जनता का प्रेम है वो अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। एवं कोई व्यक्तित्व अगर संविधान की रक्षा के लिए और मुसलमानों के, दलितों के, शोषितों के हित के लिए कार्य कर रहा है सबसे मजबूती से, उस व्यक्तित्व का नाम बैरिस्टर। लगभग कितनी सीटों पे उतरने वाले हैं आप? नहीं, मैंने कहा ना कि हम लोगों ने पहले चरण में 200 सीटों पर अपने संगठन को पूरा किया है बूथ स्तर तक। 200 पे तैयारी हो गई है? बिल्कुल तैयारी हो गई। अब चुनाव कितना लड़ना है, कैसा लड़ना है, ये तो एक राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर के चीजों को डिसाइड करेगा। और शादाब जी, अकेले आप जा रहे हैं कि गठबंधन को लेकर आगे साथ चलेंगे? हमने अपनी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे बैरिस्टर ओवैसी साहब के नेतृत्व में, शौकत साहब के नेतृत्व में। जो दल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए और मुसलमानों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करते हुए शोषित, पीड़ित, वंचितों के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हैं। तीसरे मोर्चे की लड़ाई इस बार करारी रहने वाली है? नहीं, मोर्चा तीसरा हो, दूसरा हो, चौथा हो, हमारी एक ही है। जो फासिस्ट ताकतों से, जो संविधान विरोधी ताकतों से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है और माइनॉरिटीज का, मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन स्वीकारने तैयार है, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। यही बात बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कही है। तो ये विचारधारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में बैठेगी या बसपा के साथ बैठेगी? जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, जो भी सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकना चाहता है, जो भी दल ये चाहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को भी हराएं, मुसलमानों का भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और एक संविधान की रक्षा करने वाली सरकार, एक न्यायवादी सरकार का निर्माण करना जो चाहता है, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हैं। नहीं तो समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती है उसमें जो मुस्लिम हितों की बात करते हैं उससे आप सहमत हैं? आपकी पार्टी सहमत है? नहीं, वो करते ही नहीं। यही तो समस्या है, हमारी लड़ाई यही है कि वो उनके 111 विधायक और 37 सांसद कभी भी मुस्लिम विषय पर कभी आंदोलन करते नजर नहीं आएंगे। कभी अखिलेश जी वक्फ के कानून पर जब चर्चा पार्लियामेंट में हो रही थी, क्या बोला अखिलेश जी ने? कुछ भी नहीं बोला वक्फ के कानून के खिलाफ। वंदे मातरम पर बहस हो रही, क्या बोला? मॉब लिंचिंग हो मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में और मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया जाए, इबादत गाहों को टारगेट किया जाए, बुलडोजर का दुरुपयोग हो, फर्जी एनकाउंटर हो,
कुरैशी भाइयों के कारोबार पे हमले हों, इनके सांसद और अखिलेश जी मुसलमान शब्द लेने तक से कतराते हैं। और जब यादव भाई के साथ अत्याचार होता है उसको बुलाया जाता है, उसकी लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन की बात करते हैं। ये डिफरेंस है। पीडीए में एम कहां है? जिस समाज का 20% समाज का वोट लेते आए हैं, आप उसको कभी कुछ देंगे भी? पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव कहते हैं सबसे बड़े मुसलमान हितैषी तो हम रहे हैं, हमने जितनी उनको पिछले पद दिए हैं पिछली सरकारों में, या जितनी हम उनकी बात करते हैं उतनी कोई नहीं करता है। अच्छा, ये बता दीजिए मुझे, पिछली बार इन्होंने वादा किया कि हम रिजर्वेशन देंगे, क्या दिया? 2013 में सितंबर में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, जब हमारे बच्चे मर रहे थे तो ये ठंड में बच्चे मर रहे थे, ये सफाई में महोत्सव मना रहे थे। कौन जिम्मेदार है 2013 के दंगों का? बताइए कि मुसलमानों के इलाकों में कितने शैक्षिक संस्थान खोले इन्होंने, पुलिस चौकियां खुलाई, कितने अस्पताल खोले, कितने सीएससी खोले? नहीं किया इन्होंने। कितना अपलिफ्टमेंट हुआ? 4 बार मुसलमानों ने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया। एक बार आप मौका दे दीजिए, पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। आप एक बार देकर तो देखिए ना। आपको सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए। आप हमें डिस्पोजल ग्लास की तरह समझते हैं, आप हमको वोट डालने वाला रोबोट और मशीन समझते हैं। लेकिन शादाब भाई, जिस जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार को लंबे समय तक चुना, उसमें उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी तो शामिल रहा होगा। बिल्कुल, उसने भी तो चुना समाजवादी बिल्कुल पार्टी को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल मुसलमान ने वोट दिया, लेकिन बदले में धोखा मिला। लेकिन बीजेपी को हराने के नाम पर मैं अपनी लीडरशिप कुर्बान क्यों करूं? बीजेपी को हराने के नाम पर मैं अपनी बर्बादी, अपना मुकद्दर क्यों बनाऊं? मैं अपने नेतृत्व को क्यों बर्बाद करूं? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुसलमान तो जिम्मेदारी उठाता आया है। मनोज पांडे को मुसलमानों ने जिताया वोट देकर के कि बीजेपी को हराना है, वो खुद बीजेपी में चले गए। तो जिसको हम बीजेपी को हराने के नाम पर जिताते हैं, बंगाल से लेकर बिहार से लेकर झारखंड से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सब बीजेपी में चले जाते हैं। तो मुसलमानों ने यह तय किया कि अब हम अपना नेता अपने बीच से बनाएंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिम विरोधी है? अगर यूपी का एक मुस्लिम होने के नाते, एक लीडर होने के नाते शादाब भाई ये बात कह रहे हैं, और आप लंबे समय से राजनीति में रखे हैं, उन प्रवक्ताओं में मैंने आपको देखा है जो सबसे प्रमुखता से, मुखरता से अपनी बात रखते हैं। क्या समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ हित नहीं किया? ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? ये फैक्ट है, ये शादाब की शब्द नहीं है। ये तथ्यों के आधार पर मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी अपना जो सबसे बेहतरीन प्रवक्ता हो, जनता की अदालत बुला लीजिए, समय, तारीख और स्थान वो तय कर लें, और उसके बाद चर्चा कर लेंगे। जनता फैसला कर लेगी कि इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। जब इनकी 12 से 17 की सरकार थी, क्या बदरसा का दंगा नहीं हुआ? क्या दूसरे फसादात और नहीं हुए? तथ्यों पे बात हो जाएगी। मुसलमानों के लिए क्या किया है ये बता दीजिए आप। तो अभी आपने कहा कि मौजूदा सरकार को हटाने के लिए जो साथ आएगा उसके साथ हम चलेंगे, लेकिन अभी आपकी बातें कह रहे हैं कि आप सपा के साथ नहीं जाएंगे। मतलब ये तय है कि एसपी का गठबंधन एआईएमआईएम से नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि वैचारिक मतभेद तो है ना शादाब भाई। सुन लीजिए, इसीलिए हमने कहा हिस्सेदारी की जब बात होगी, जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोगों का अगर स्वीकारता है अगर कोई दल, हमें फिर समस्या नहीं है। अखिलेश यादव जी तो हमको पॉलिटिकली अनटचेबल बनाना चाहते हैं, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए तो उनसे हमारे मतभेद हैं। अगर वो इस हमारे रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चित फिर हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में और तमाम क्षेत्रों में उनको काम करने के लिए मिलकर बातें करेंगे। यही हमारी लड़ाई है उनसे। हमारी उनसे कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, हमारे से उनसे कोई जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है। हमारी यही लड़ाई है कि आप हमारा वोट लेकर के हमारे साथ अत्याचार नहीं कर सकते, न्याय करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। लेकिन शादाब भाई, जो मौजूदा सरकार है वो ये आरोप लगाती है कि सबसे ज्यादा मुस्लिमों को बढ़ाया किसने? समाजवादी पार्टी सरकार ने। सबसे मदरसे सबसे ज्यादा बने, अवैध मदरसों की बात आती है, अवैध जमीन कब्जाने की बात आती है, माफियाओं की बात आती है। मौजूदा ये सरकार सपा पर आरोप लगाती है कि इन्होंने मुस्लिम को ज्यादा बढ़ाया, और शादाब भाई कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा गलत समाजवादी पार्टी ने किया। फिर ये क्या है? ये तो दोनों पार्टीज की मैच फिक्सिंग है। समाजवादी पार्टी बोलती है कि देखो मुसलमानों हमें वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी, दोनों के दोनों मुसलमानों के नाम पे। उधर बीजेपी कहती है देखिए सपा ने मुस्लिम को आप ये बना दिया, अपराधीकरण कर दिया। तो ये दोनों के दोनों दल मुसलमानों के हित की किसी को भी चिंता नहीं है, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं। एक मुसलमानों को डराकर, एक मुसलमानों से डराकर। के और से फर्क है सिर्फ, और उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात ये, टॉप 10 माफियाओं की सूची भारतीय जनता पार्टी जारी कर दे, कौन है पता चल जाएगा। दूसरी बात है, समाजवादी पार्टी बताए कि उसने कितने उत्थान के कार्य किए, उनकी एक सूची ला करके दे दे, दोनों की पोल खुल जाएगी ना। हम तो कह रहे हैं जनता के सामने सच आना चाहिए। अभी हाल ही में आपकी पार्टी ने पहली अपनी रैली की जिसमें शौकत अली के नाम का ऐलान भी किया और बैरिस्टर साहब ने जमकर बात रखी। लेकिन एक बात जो हेडलाइन बनी शादाब भाई, वो इस समय ये है कि अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा।
अब उसे उसकी हक की आवाज उठानी होगी। तो ये जो बदलाव आया, जैसा अभी आप भी कह रहे थे कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में मुसलमानों को दबाया गया, अब वो उसकी हक की बात करेगा। तो मेरा सवाल ये कि इस बार ऐसी कौन सा परिवर्तन आया कि मुस्लिम अब दरी नहीं उठाएगा वाली नौबत शादाब भाई को, बैरिस्टर साहब को कहनी पड़ रही है? बिल्कुल, मुसलमानों ने इन सभी दलों को, उत्तर प्रदेश में दूसरे दलों को भी, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, आरएलडी को, निषाद पार्टी को भी दिया था, इन सब पर विश्वास करके देख लिया। और जब हर जगह से धोखा मिला तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने ये किया कि देखिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री बनी जाएगी उनके परिवार को, अखिलेश जी के परिवार को, गृह मंत्री भी उन्हें जाएगा, शिक्षा मंत्री भी उनको जाएगा, मुख्यमंत्री भी उनको जाएगा, मुसलमान के हिस्से में आएगा दरी बिछावन मंत्री। तो अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये कह रहा है कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, दरबार लगाएंगे न्याय का, हम भागीदार बनेंगे जहां से हम लोग न्याय कर सकें जनता के साथ, अपने समाज के का उत्थान कर सकें, उनको शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर न्याय दे सकते हैं, सम्मान दे सकें, सुरक्षा दे सकें। लेकिन अब आवाज तो ये भी उठ रही है कि दोनों ही दल, चाहे वो दीदी हो, मायावती जी की बात कर लें, बसपा की बात कर लें और सपा, दोनों आपके साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। ऐसी चर्चाएं लखनऊ और उसके आसपास की जो सियासी फिजाएं हैं वहां होने लगी है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो एआईएम अकेली लड़ेगी? बिल्कुल, हम तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, संगठनात्मक प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, आवेदन आना शुरू हो गए हैं। तो बैरिस्टर ओवैसी साहब ने स्पष्ट कहा, हम मजबूती से चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे और न्याय की नई क्रांति के अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। अब ये उन दलों को तय करना है जो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, वोटों का बंटवारा रोकना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। अब जनता देखेगी कि वो दल क्या बीजेपी को जिताने में मदद करेंगे या हमारे साथ मिलकर के बीजेपी को हराने का काम करेंगे। तो उन दलों को फैसला करना है। एक बात और, सारे विपक्ष, अगर हम जहां जहां देख लें कि विपक्षी पार्टियां जब चुनाव में जाती हैं तो एक दूसरे की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनको आगे बढ़ाती हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाती हैं, सोच को। लेकिन पहला सूबा ऐसा है उत्तर प्रदेश जहां की विपक्षी पार्टियां खुद, शिवपाल यादव ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि एआईएमएम जो है बीजेपी की बी टीम है। वो इसको ऐसे क्यों बता रहे हैं, जबकि आप तो कह रहे हैं कि हम ताल ठोक रहे हैं इस बार सबसे ज्यादा सरकार के खिलाफ? अब सवाल ये कि बोल वो रहे हैं जो कल तक हमारे पास आ रहे थे जब नाराजगी थी अपने भतीजे से। बोल वो रहे हैं जो कह रहे थे कि मैं तो अमित शाह जी के डायरेक्ट संपर्क में रहता। बोल वो समाजवादी पार्टी रही है जिसने साक्षी महाराज जो लगातार क्या क्या बोलते हैं, उनको सबसे पहले राज्यसभा भेजने वाला कौन? समाजवादी पार्टी। कल्याण सिंह जी बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जो जिम्मेदार है, उनको अपनी पार्टी में लेने वाला कौन? मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी। जो व्यक्ति कहता है मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल करके रेप करेंगे, उसको अपने दल में लेने वाले कौन? अखिलेश यादव जी, आज भी पार्टी में है। तो क्या ये जितने मुस्लिम सांसद विधायक उधर हैं, क्या किसी एक में हिम्मत है कि अखिलेश यादव से सवाल करें? वो लोग सवाल करेंगे हमसे बीजेपी का। मनोज पांडे कौन था? वो कौन सी टीम में था बताओ? आपने नेता विरोधी दल बनाया था? नहीं बनाया था मनोज पांडे को। 3 सांसद ब्राह्मण जीत के आते हैं, उनमें से ही आप नेता विरोधी दल बनाते हैं। जब वो एक भाग जाता है तो बचे हुए दो लोग हैं, उनमें से एक को फिर बना देते हैं आप मुसलमान को तो नेता विरोधी दल भी नहीं बनाना पसंद करते हैं। और बात आप बड़ी बड़ी करेंगे, जो इनको हाल ही हो चुका, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। हम कह रहे हैं कि हम मिलकर बीजेपी को लड़ाना चाहते हैं, ये कहते हैं कि टीम है। वोट बांटना कौन चाह रहा है? वो तो समाजवादी पार्टी चाह रही है ना। हमने तो ये नहीं कहा कि हमको 200 सीट चाहिएगा। अरे टेबल पे बैठ के बात करो ना मेरे नेता से, बैरिस्टर ओवैसी साहब से बात करो। लेकिन इनको शर्म लगती है कि दाढ़ी टोपी वाले को हम सम्मान क्यों दें, हम मुसलमान को सम्मान क्यों दें? वो तो हमारा गुलाम है, ये वोट डालने वाला रोबोट है। तो अब ये नहीं चलने वाला है। अब गुलामी की जंजीरों से मुसलमान सियासी आजाद हो चुका है। ये आरोप तो आपने सुने होंगे, कई लोग, कई सब जो पार्टियां हैं चुनावी, वो ये कहती हैं कि बी टीम है। ये आरोप का आधार क्या है? शादाब भाई थोड़ा क्लियर तो कहें, ऐसे क्यों ये आरोप लगता है एआईएमएम के खिलाफ कि आप बी टीम हैं? ये आरोप उठता कहां से? ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये लोग ये बात करते हैं। ओवैसी साहब की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाकर ये बात करते हैं। अगर तथ्यों पे आधारित बात करें, हरियाणा में कौन बी टीम में क्यों हार गई कांग्रेस? उड़ीसा में क्यों हार गए? उड़ीसा में बीजेपी कैसा जीत गई? गोवा में कैसा जीत गई? बाकी प्रदेशों में कैसा जीत रही है? कौन जिम्मेदार है? उत्तराखंड में कैसा जीत गई? और अगर हम लोग 5 या 6 सीट लड़ लिए तो बाकी सीट तो आपके लिए छोड़ा था ना, कैसे जीत गई बीजेपी? कौन जिम्मेदार है? लोकसभा में हम लोग 3 सीट लड़े थे, बीजेपी कैसा जीत गई? तो अपनी नाकामी को कब तक हमारे ऊपर डालिएगा? अब जो झारखंड के राज्यसभा इलेक्शन में कांग्रेस और आरजेडी के कैंडिडेट, आरजेडी के विधायकों ने वोट नहीं दिया तो ओवैसी जिम्मेदार हैं। बिहार में आरजेडी के विधायक भाग गए और हमारे विधायकों ने आरजेडी के राज्यसभा कैंडिडेट को वोट दिया तो जिम्मेदार बैरिस्टर ओवैसी हैं। मनोज पांडे बीजेपी में चले गए, ओवैसी जिम्मेदार हैं। सिंधिया चले गए, ओवैसी जिम्मेदार हैं। इनके घर में अगर
भोजन ना बने तो ओवैसी जिम्मेदार है। ये तो मजाक हो चुका है और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता देख रही है कि ये दल बैरिस्टर ओवैसी साहब की बढ़ती लोकप्रियता, उनका जो व्यक्तित्व है उससे घबरा कर कि अगर कोई व्यक्तित्व गंगा की अविरल धारा की तरह पवित्रता के साथ, हिमालय पर्वत की दृढ़ता के साथ अगर संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। शाहजाद भाई, लेकिन यही बात अभी हाल ही में मैंने इमरान मसूद साहब की हम बातचीत कर रहे थे उनके साथ, मैंने उनसे कहा कि जब सपा कह रही है कि भाई हमारा फायदा उठा लेती है कांग्रेस, इस बार हम अकेले जाएंगे, तो जब एक विपक्षी आवाज मुखरता से AIMIM उठा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, तो ये दोनों धड़े मिल क्यों नहीं जाते हैं? कांग्रेस के साथ आपके क्या राहुल गांधी की बैरिस्टर साहब से नहीं बनती है क्या? नहीं, देखिए, जब उनको हमारा VP इलेक्शन में वोट चाहिए होता है तो वो आते हैं, हमने दिया। अभी जुबली हिल्स में इलेक्शन था, उन्होंने हमारा सहयोग मांगा, हमने दिया। UPA 1 UPA 2 में उन्हें हमारे सहयोग की जरूरत थी, हमने दिया। लेकिन सवाल ये कि जब उनकी जरूरत होती है तो हम सेकुलर बन जाते हैं। उनकी हिपोक्रेसी ये है कि जब हमारी जरूरत होगी तो हम दूध के धुले हो जाते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है बोले नहीं देखो ये कम्युनल है, देखो ये B टीम है। ओ क्या बोला था इमरान मसूद साहब ने? कुत्ता बना दिया जैसा कुछ वर्ड बोला था उन्होंने अखिलेश यादव जी के संबंध में। तो मैंने तो नहीं बोला, अब उन्हीं के साथ वो अलायंस में है, अब वो अलग बोल रहे हैं, वो अलग बोल रहे हैं। हमने कहा कि भाई आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। मान्यवर काशीराम जी ने जब पार्टी बनाई थी तो लोग यही कहते थे दलित MP तो पहले से क्या जरूरत है पार्टी बनाने की। अंबेडकर जी ने कहा था जिस समाज का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा उस समाज को न्याय नहीं मिलेगा। उसके बाद दलित भाइयों का सम्मान शुरू हुआ, उनको न्याय मिला। नहीं, तो अभी आपकी पार्टी की तरफ से कोई मुहिम रखी गई है इस बातचीत को बढ़ाने कांग्रेस के लिए? कांग्रेस से कोई बात चल रही है? नहीं, ओवैसी साहब ने तो स्पष्ट कर दिया ना, खुले दिल से, खुले मन से, खुले मंच से। ऐसा नहीं कि कोई चोरी छुपे। ओवैसी साहब ने कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता हूं, मैं सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकना चाहता हूं। मेरे दिल में अहंकार नहीं है, मेरे दिल में किसी को मैं नीचा या ऊंचा नहीं समझता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे समाज को भी बराबरी के साथ देखा जाए, मेरे समाज के साथ भी न्याय हो, उनके भी शैक्षिक और सामाजिक उन्नति की बात हो। ये फर्क है। मैं भी संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं, लेकिन मैं अपनी लीडरशिप तुमको जिताने के लिए कुर्बान नहीं करूंगा। बीजेपी को हराने के नाम पर मैं अपने घरों को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपनी मस्जिदों को सैक्रिफाइस करते नहीं देखूंगा तुम्हारी लीडरशिप डेवलप करने के नाम पर। अब बराबरी की तो आप ये कह रहे हैं कि आप कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन कोई आना चाहता है तो दरवाजे खुले हुए हैं? निश्चित है, बिल्कुल चाहे खुले वो कोई भी हो, जो भी दल तो फिर क्लियर मना कीजिए ना। आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों का अच्छा नहीं किया तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे, फिर आप ये भी तो नहीं कह रहे हैं? हमने कहा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनकी गलतियां रही, पर बीजेपी को हटाना इसलिए साथ आ सकते हैं। नहीं, बीजेपी को हराने के साथ साथ उन गलतियों को सुधारने अगर वो तैयार है, वो रिप्रेजेंटेशन देने तैयार है। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया ना। जब रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये सारे विषय जो है ना, शैक्षिक और सामाजिक उन्नति के, सुरक्षा, सम्मान के, समान उसी से हल होंगे। ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व से हल होने वाले मुद्दे हैं, उसी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, मेरे नेता ने कहा है। नहीं, तो अभी हाल में हम देखें तो कांग्रेस और TMC, चलिए बंगाल की बात कर लेते हैं, गैर भाजपाई नेताओं में पहले राहुल गांधी ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भ्रष्ट हैं, उनकी सरकार भ्रष्ट है। अगर आप इस चुनाव में कांग्रेस के साथ जाते हैं और राहुल गांधी किसी मंच से कह दें कि बैरिस्टर साहब भ्रष्ट हैं, ऐसा अगर हो गया तो फिर लेना का देना हो जाएगा फिर तो, जो आप बात कर रहे हैं। अब यही मेरे लिए गर्व का विषय है कि मेरे नेता पर आज तक, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, ऐसा नहीं है कि ओवैसी साहब आज सांसद बने हैं, UPA 1 रहा हो, UPA 2 रहा हो, और चाहे NDA 1 2 3 जितना भी है, अभी तक मेरे नेता पर 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। मेरे नेता पे ये आरोप नहीं है कि ये जनता के हित के विषय नहीं उठाते। मेरे नेता पे ये आरोप नहीं है कि ये काबिल नहीं है। मेरे नेता पे ये आरोप नहीं है कि ये अखिलेश यादव तो कहते हैं कि यूपी में उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये तो दैट्स व्हाई कि वो पिछले कई इलेक्शन से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई मुसलमानों ने यूपी के साथ नहीं दिया। ये तो जनता बताएगी। तेजस्वी यादव जी भी यही कह रहे थे, और हमने बिहार में कहा था कि कौरवों को बड़ा अहंकार था, बर्बाद हो गए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार कौरवों ने पांडवों से 5 गांव मांगा था, कौरवों ने अहंकार में मना कर दिया। अगर अखिलेश यादव जी भी दुर्योधन का रोल प्ले करके समाजवादी पार्टी की बर्बादी के पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं और बीजेपी को जिताने के पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं, उनको मुबारक। फिर कौरवों की बर्बादी के वो जिम्मेदार होंगे। फिर ये मत कहिएगा कि भाई ये क्या हुआ, बाद में रोना मत रोना कि आपकी वजह से हार गए। शादाब भाई, सीधा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान सियासी पार्टियों की वजह से बट गया, इसलिए आज तक उसका भला नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लिया, भरोसे में मारा गया है मुसलमान। आंख बंद कर लिया, आंख बंद करके विश्वास किया। जो आया, जिसने कहा कि मैं आपकी बात करूंगा, बड़े बड़े नारे दिए। अब जैसे बंगाल वाली दीदी हैं, एक वो बोलती थी दिल में मदीना आंख में काबा, ये सब बोलती थी, जो
मुसलमान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी है। तो हम यही करें, ये बड़े बड़े नारे देने वाले, बड़ी बड़ी बात करने वाले, आपका वोट कहने वालों ने भी कल परसों धोखा दे देते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े नारे दे करके मुसलमानों का वोट लेकर के बीजेपी को गिरवी रखने वाले हैं ये सब लोग। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, और उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत स्मार्टली इन चीजों को समझ चुका है। ये आप सर्वे करा लीजिए, मुसलमानों के अंदर एक नई लीडरशिप खड़ी करने के लिए ऊर्जा है। और आप बहराइच यही बीजेपी इसी को भुना रही है। बीजेपी ये कह रही है कि मुसलमान ये समझ गया है कि उसका भला उत्तर प्रदेश में सिर्फ किसी ने किया है तो बीजेपी सरकार ने किया है। ये वो बीजेपी अब कह रही है कि इसलिए मुसलमान हमारे साथ आ रहा है, इन तीनों पार्टियों को छोड़। जो दल एक सिंगल टिकट नहीं दे सकता असेंबली का, वो क्या बात करेगा मुसलमानों की? जिस दल में मुसलमानों को 2 मिनट की नमाज पढ़ने से इतनी समस्या होगी, पासपोर्ट रद्द कर देंगे। घर पे नमाज पढ़ो तो बरेली में मुकदमा दर्ज कर देंगे। एनकाउंटर सबसे ज्यादा किसके होते हैं? मस्जिद, मदरसा, खानका को टारगेट नहीं तो एनकाउंटर मुसलमान देख के किया जाता है कि अपराधी देख के किया जा रहा है? नहीं, अपराधी में ये देखा जाता है इसका धर्म क्या है। अपराधी अगर मुसलमान है तो फिर एनकाउंटर बीएनएस की किस धारा में है? कहां शब्द लिखा है एनकाउंटर? फिर क्यों हो रहा है? निश्चित तौर पे नहीं है। लेकिन गाजियाबाद में अभी ये हुआ कि पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाए और अपराधी वहां से गोली चला दे, तो क्या फिर पुलिस वाला कागज दिखाएगा? हाँ, ये सवाल है। पुलिस रूल बुक के अकॉर्डिंग एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। अगर अपराधी मुसलमान है और दलित है तो ध्रुव त्यागी, सेम टाइम पर एक लड़के का जो पैराथलीट था उसका भी मर्डर हुआ ना, वो भी मित्र ने किया। वहां तो आपने एनकाउंटर नहीं किया उस तरह से, वहां तो बुलडोजर की बात नहीं आई। वहां पर मेरठ में एक खिलाड़ी थी, नेशनल प्लेयर थी हॉकी की, उसके साथ हुआ, उसको नहीं किया। जहां अपराधी मुसलमान होगा वहां आपका एक्शन दूसरा हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। न्यायपालिका का काम न्याय करना है। 17,000 एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश सरकार क्लेम करती है, यानी रोज 5 बार उत्तर प्रदेश में पुलिस पर हमला हो रहा है। और मैं कहता हूं कि किसी आम छुटभैया अपराधी की औकात और हैसियत नहीं है कि पुलिस पे गोली चलाए। लेकिन फिर सवाल ये भी कि अभी जो गाजियाबाद में केस हुआ इतना ज्यादा, उस बच्चे को जिस तरह से मारा गया, उसके बाद फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब या शादाब चौहान साहब ने आवाज क्यों नहीं उठाई कि अपराधी, इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर इस तरह से खुलेआम मारा है तो? वही मैं कह रहा हूं कि वहां भी तो जनता हमारी हाँ, वही प्रॉब्लम है कि शादाब की बात वहां जनता तक नहीं जाने दी जाती। हमने सबसे पहले ट्वीट करके पार्टी की तरफ से, न्यूज़ 18 तो पहुंचा रहा है, मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। धन्यवाद उसके लिए जी। इसीलिए हमने ट्वीट करके सबसे पहले कहा था, अपना स्टेटमेंट पार्टी ने जारी किया था कि हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम लोग एनकाउंटर को न्याय का प्रतीक ना कल मानते थे, ना आज मानते, ना कल मानेंगे, क्योंकि न्यायपालिका का काम न्याय करना है, पुलिस का काम न्याय करना नहीं है। पुलिस का काम न्यायपालिका के कार्य में सहयोग करना मात्र है। और जो कहा जाता है ना कि पुलिस पे गोलियां चल गई, यानी कि उत्तर प्रदेश में राम राज नहीं, गुंडा राज, राक्षस राज है कि रोजाना 5 जगह पर पुलिस पे हमले हो रहे हैं। ये कितनी बेकार परिस्थिति कही है कानून व्यवस्था। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपने ये स्टैंड क्लियर किया कि आपने बात रखी थी, लेकिन अखिलेश यादव साहब ने उस पूरे मामले पर एक बयान नहीं दिया। अखिलेश यादव ने बयान नहीं दिया, इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव जी को कानून व्यवस्था पे कई मुद्दे चाहिए ही नहीं, उनको गैर जरूरी मुद्दों पे बात करना है और वो बीजेपी के लिए बैटिंग करना है। अगर वो इस मुद्दे पर बात करते तो कहीं ना कहीं बीजेपी से सवाल किया जाता ना कि उत्तर प्रदेश में हत्याएं क्यों हो रही हैं, जब माफिया जा चुके, अपराधी खत्म हो चुके, देश वगैरह देश छोड़ गए, कोई प्रदेश छोड़ गए योगी जी के डर से, फिर रोजाना पुलिस पर हमले क्यों हो रहे हैं? सवालिया निशान तो ये है। और 17,000 एनकाउंटर, इतनी बड़ी संख्या बता रहे हैं आप, तो ये तो सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए। 111 विधायक और 37 सांसदों को तो आंदोलन करना चाहिए था इस विषय पे। लेकिन अगर जनता उसी एनकाउंटर और बुलडोजर मॉडल को पसंद कर रही है न्याय के लिए, वो ये कह रही है कि पिछले 4-5 दशकों में वो नहीं हुआ जो अब अपराध मुक्त अगर यूपी हुआ है, तो फिर उस जनभावना को कैसे देखेगी AIM? नहीं, हम उसका सम्मान नहीं कर सकते। जनभावना का कि कोई भी भावनाओं संविधान से बढ़कर नहीं है, न्यायपालिका से बढ़कर नहीं। जनभावना ही वोट कन्वर्ट होता है। वोट मिले या ना मिले, मैं अपने कानून, अपनी न्यायपालिका का अपमान वोट बैंक के लिए नहीं कर सकता, और ना मैं करने वाला हूं। मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है, मेरे लिए न्यायपालिका सर्वोपरि है। अरे वोट मिलता है मिले, सत्ता आती है, सत्ता आएंगी जाएंगी, सरकार बनेंगी गिरेंगी, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो भारत का संविधान और न्यायपालिका रहने वाली है, और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं उसकी रक्षा। ठीक है, अब विपक्ष की बात हो गई, अब आते हैं सरकार पे। आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार को हटाना है चाहे कैसे भी हो। अभी हाल ही में
जेवर का शुभारंभ हुआ, शादाब भाई आप जानते हैं जेवर एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ, उसमें कुछ किसान पहली फ्लाइट से वहां गए, 70-75 किसान। उसमें कई मुस्लिम भाई भी थे, मुस्लिम एक बेटी थी, डॉक्टर थी, जिन्होंने अपनी बात रखी कि मैंने कितने सालों इंतजार किया लेकिन आज हमें उसी जमीन से उड़ने का मौका मिल रहा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वो पढ़ी हैं, MBBS डॉक्टर हैं। एक मुस्लिम वहां थे जिन्होंने ये कहा कि मैंने हवाई चप्पल में आज हवाई यात्रा कर ली। तो दो मुसलमानों के मैसेज को बीजेपी ने आगे बढ़ाया कि मुसलमान अब बीजेपी और यूपी का मुसलमान ये सोचता है, उस मुसलमान को कैसे AIM ये समझाएगा कि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। वो तो ये कह रहा है कि हम हवाई चप्पल पहन के हवाई यात्रा कर लिए साहब। नहीं तो अगर बीजेपी ये कह रही है कि मुसलमान उनके साथ जा रहा है तो फिर आप 80-20 की बात करने की जरूरत ही नहीं है, बटोगे कटोगे जैसी बात करने की जरूरत ही नहीं है, उनको सुदर्शन चक्र की बात करने की जरूरत ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है कि वो इस तरह की बातें करें, मस्जिद मंदिर की बात करें, वो एक वर्ग पे कार्रवाई दूसरे पे ना करें। जब वोट मिल रहा है आपको तो भाई क्यों कर रहे हैं आप? एक तरफ आप मुसलमानों पे कार्रवाई करें, कटोगे फिर जाएंगे तो फिर ये भी बयान तो याद आएगा ना कि जब योगी मठ में चले जाएंगे तो कौन बचाएगा। ये भी आप ही के पार्टी के लोगों ने कहा है। नहीं, किसी ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, नहीं कहा वो AI वीडियो का, AI तो AI आया भी नहीं नहीं, वो जो वीडियो है उसका क्लैरिफिकेशन हुआ था कि ओवैसी साहब के वीडियो को कट एंड पेस्ट किया गया। हाँ, और रही बात तो था ना कि योगी जब मठ में चले जाएंगे तो कौन बचाएगा तुम्हें का मतलब क्या है फिर? नहीं था ही नहीं, ये बोला ही नहीं तो क्या कहा? जो चीज बोली ही नहीं है उसको आप कैसा बोल सकते हैं? आप अगर मैं गलत कह रहा हूं, मुझे लग रहा था कि इससे अच्छा तर्क आप इस पे देंगे। नहीं, इस वीडियो पे ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लेंट फाइल किया हुआ है, तो मैं कैसा उसको स्वीकार कर सकता हूं? जो मेरे नेता ने बोला होगा बैरिस्टर ओवैसी साहब ने डंके की चोट पे स्वीकार करेंगे। हम किसी से डर के नहीं बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं अब संविधान के दायरे में। हटाने की प्लानिंग क्या है, कैसे आप काम कर रहे हैं, और पहले फेज में जो आप 200 सीटों का दावा कर रहे हैं उसमें से कितनी जीतने की उम्मीद है? ये देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन हाँ इस बात का मुझे विश्वास है कि हम लोग पहले से बहुत बेहतर करेंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हुआ है, लोगों में लोकप्रियता बढ़ी है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हिंदू भाइयों ने, दलित भाइयों ने जिस प्रकार से ओवैसी साहब को अपना नेता मानना शुरू किया है कि कोई व्यक्तित्व है जो देश के लिए को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके बेहतरीन नतीजे आएंगे। मुझे विश्वास है सभी वर्गों का वोट मिलेगा। अभी राम मंदिर को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठा है, वहां पे कथित जो चंदा चोरी की बात सामने आई, SIT की जांच हुई, समाजवादी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए राम मंदिर को लेकर, जो यूपी की सियासत का केंद्र रहा है कई दशकों से। उस पूरे मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं देखिए, वो अलग विषय है, लेकिन ये बात तो साबित हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही था कि मंदिर गिरा के मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन ये भी फैक्ट है कि मस्जिद गिरा करके मंदिर बना है। ठीक है, अदालत का फैसला है, ठीक है, लेकिन क्यों ये लोग मंदिर बनाना चाहते थे ये प्रमाणित हो गया। इनको आस्था से मतलब नहीं था। ये वही लोग हैं ना जो सब लगे हुए थे। आज को घोटाला है, जांच हो रही है, जनता के सामने सच आ जाए। कोई बोल रहा है 2000 करोड़ का है, कोई कितने का बोल रहा है। तो इससे ये बात कहीं ना कहीं प्रतीत हो रही है कि ये जो संगठन और ये सब लगे हुए थे ना, इनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण था और चंदा, सत्ता और चंदा के लिए आम जन भावना का प्रयोग ये लोग करते आ रहे थे। ये साबित हो रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को गिराकर बनाने का प्रमाण नहीं कह रहे हैं कि जो इसमें दोषी होगा ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो आपने देखी नहीं होगी। देखेंगे क्या होता है। हो सकता है कि किसी छुटभैये को बलि का बकरा बनाया जाए, बड़ों को बचाया जाए। ये तो अब समय ही बताएगा अब कैसा हम लोग कर सकते हैं, तो देखते हैं कि कौन हो। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं। इससे पहले जमीन घोटाला हुआ, जमीन का भी इशू आया, अभी इसमें बड़े लोग शामिल हैं। अगर इसमें किसी छुटभैये को बलि का बकरा बनाया जाएगा, समझ लीजिए कि काम अधूरा रह गया। ठीक है, अब सवाल ये कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की आप बात कर रहे हैं, अब फिर सियासी पंडित तो ये भी कहेंगे कि वो अभी बंगाल चुनाव में गए और वही राम मंदिर का मुद्दा रखा, बटोगे तो कटोगे का मुद्दा रखा, हिंदू वोट कंसोलिडेशन का मुद्दा उन्होंने रखा कि अन्य प्रदेशों में असम और तमाम जगह क्या हुआ। 19 रैलियां की, वहां से 18 सीटें वो जीत गए। आप बंगाल में उनकी क्रेडिबिलिटी ये देख रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है कि आप यूपी में उनको हरा देंगे और हटा देंगे? अच्छा ये बताइए कि बंगाल मोदी जी के नाम पे जीते या योगी जी के नाम पे जीते? अब तो सवाल ये है, पहले तय कर लें। अभी तो लड़ाई ये है कि इसलिए लखनऊ बड़ा या दिल्ली बड़ा, कि जिन 19 रैलियों में योगी आदित्यनाथ गए वहां 18 पे बीजेपी जीती। मैं वही तो बोल रहा हूं कि लखनऊ बड़ा या दिल्ली बड़ा, अब तो लड़ाई ये चल रही है। और लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का विकास पीछे छूटना प्रतीत होता है। कानून व्यवस्था इसीलिए चरमरा चुकी है, अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महिलाएं सुरक्षित हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो ये सब विषय तो उत्तर प्रदेश के हैं, इन पे बात करें ना मुख्यमंत्री जी ये आंकड़ा जारी करें कि पिछले 2 सालों में दलित महिलाओं के प्रति उत्पीड़न की संख्या क्यों बढ़ी है, क्यों उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार क्यों चरम सीमा पर है, क्यों पुलिस स्टेट बनने की कगार पर हम खड़े हैं।
तो ये तो सवाल पैदा होता है, ये तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए अगर वो इतने सक्षम हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं 17 के पहले हाल यूपी को आप देख लेंगे तो कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, जमीन और आसमान का अंतर है। एनसीआरबी के आंकड़े जारी कर दे सरकार, एनसीआरबी के आंकड़े तो है ना, अभी उनको समझ में तो क्राइम में तो ऊपर उठाए ना। हाँ। तो अब कैसा फिर कंपेयर, और कंपेयर करना ही क्यों है? अगर वो सरकार खराब थी, उसने अगर अच्छा काम नहीं किया तो जनता ने आपको अवसर दिया, तो आपको पहली सरकार से गिना। आप 9 साल से सरकार में है सर, आपको बताना चाहिए कि आपने क्या किया है। आप तो बड़े बड़े क्लेम करते थे, मैं तो चांद तारे तोड़कर ला देंगे, ये कर देंगे, क्या किया? लेकिन जिस दिन आपकी रैली हुई, बैरिस्टर साहब यूपी में आए, उसी दिन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2047 तक बैरिस्टर साहब से कहिए कोई उम्मीद नहीं है, यहां बीजेपी के साथ पूरी जनता है, पिछले चुनावों में भी जनता ने आपको देख लिया। इस पर क्या कहें? शायद चुनाव हार गए थे ना वही केशव प्रसाद मौर्य जी, बीजेपी से लड़े थे या किसी दूसरी पार्टी से लड़े थे। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश सरकार में तो हैं, कागज के हैं, कागज के शेर हैं, और ये सबको पता पूरे उत्तर प्रदेश में। आप लखनऊ में चले जाइए, किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि केशव जी का क्या है रोल है, तो बता देंगे कि मुख्यमंत्री जी के सामने कुछ भी नहीं चलती, परेशान है, प्रताड़ित है, क्योंकि पिछड़े हैं। तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं? लेकिन गठबंधन की जब बात आई तो आपकी पार्टी की तरफ से एक नरमी दिखाई गई कि अगर दीदी साथ आना चाहें तो हम तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि बसपा ने जो मुसलमानों के साथ या यूपी के उस समय के साथ काम किया है उसमें थोड़ी बहुत AIMIM संतुष्ट रही है, नहीं, इसलिए साथ जाना नहीं? चाहिए? देखिए, कानून व्यवस्था के लिए, और दूसरी बात संघर्ष, उनका एक अपना संघर्ष है। हम बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं। गठबंधन होता है नहीं होता वो एक अलग विषय है। बैरिस्टर ओवैसी साहब भी, हम सब लोग बहन जी का सम्मान करते हैं उनके संघर्ष के लिए। दूसरी चीज ये है कि एक नेचुरल अलायंस यही है कि जो दोनों समाज के लोग पीड़ित वंचित हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहना बैठना खाने पीने में कोई समस्या नहीं है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कोई समस्या नहीं है, और ट्रांसफरेबल है, और आप फैसला उनको करना है, हम तो सम्मान करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता भी चाहती है, उनका कैडर भी चाहता है। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग विषय है, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कहां किससे किस परिस्थिति में हमें बैठना है, लेकिन हमारे दरवाजे तो हमने कहा खुले। चलिए, अभी आपने केंद्र की बात की, केंद्र की एक बात को आगे बढ़ा देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि अभी हाल ही में बंगाल में ममता चुनाव हारी, ममता की पार्टी हमारे पास शामिल हो रही है, मैक्सिमम विधायक सांसद आ रहे हैं। उसके बाद शिवसेना के साथ जो हुआ, शिवसेना इधर शामिल हो रही है। अब वो कह रहे हैं यही हाल यूपी में सपा का होने वाला है। तो आखिर कुछ तो बात रह रही होगी कि उनके सांसद और विधायक क्यों फिर एनडीए के पास जा रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? जब तक अमित शाह जी का कवच अखिलेश यादव जी के ऊपर है, कोई समाजवादी पार्टी को नहीं तोड़ सकता, वरना 16 सांसद बीजेपी में जाने के लिए बेचैन हैं, ऐसी मुझे उन्हीं के दल के लोगों ने बात बताई है। अब उनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन क्या है कि बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, 19 नहीं 16 हाँ, लेकिन एंटी डिफेकेशन लॉ के अकॉर्डिंग उनको चाहिए शायद 23-24 चाहिए उनको 2/3 के लिए। तो उस समस्या ये आ रही है। दूसरी चीज ये है कि अभी लाभ नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद, हो सकता है अगर वो संख्या पूरी हो जाती है। बहुत से सांसद जो हैं वो उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है, नहीं मालूम कर हृदय परिवर्तन हो जाए, और बहुत से लोगों का तो हो चुका है। आप देखिएगा आने वाले समय में। तो बहुत कम समय, लगभग 6-7 महीने का वक्त शेष है। शादाब भाई, क्या आखिरी आपकी अपील रहेगी जनता से, जो यूपी की जनता आपको सुन रही है, यूपी का मुसलमान आपको सुन रहा है इस बार चुनाव को लेकर? नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता से, पीड़ित वंचित वर्ग, शोषित वर्ग के लोगों से, खास करके मुसलमानों से यही अपील करते हैं कि हमने सब पर विश्वास बार बार करके देखा, अब समय है कि अपनी लीडरशिप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। हमारा नेतृत्व वो होगा तो बैठकर बात करेगा कि हमारे शैक्षिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, सम्मान, सुरक्षा, तमाम विषयों पे बात होगी। हम लोगों को की प्लेयर बनना पड़ेगा। कब तक इन पे विश्वास करेंगे? विश्वास करने का समय जा चुका है। बहुत बार देख लिया आपने, 34 साल से तो सपा पे विश्वास कर रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस पे कर रहे थे, अब अपनों पे विश्वास। एक सवाल और पूछ लूं शादाब भाई, आप चुनाव में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जो पार्टी का फैसला होगा। आपका क्या मन है? मैं अगली बार क्या क्षेत्र में बात करूंगा आपसे? नहीं, वो तो प्रत्याशी के तौर पर, अगर पार्टी आदेश करेगी तो अवश्य, और पार्टी कहेगी कि आपको पोस्टर लगाना है, बैनर लगाना है, तो उसके लिए भी तैयार है। चलिए, बहुत बहुत अग्रिम आपको बधाइयां। तो सियासत उत्तर प्रदेश की तेज हो गई है। तीसरे मोर्चे की बात जो हो रही है उसकी बात आपने सुनी। AIM किस तरह से उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव लड़ने जा रही है वो आपने देखा। तो क्या बीजेपी इस बार चुनाव में हैट्रिक लगाएगी, या पीडीए का दाव भरने वाली, दम भरने वाली सपा कुछ कर दिखाएगी, या तीसरे मोर्चे की जो लड़ाई है वो बाजी मार पाएगी? अब ये बड़ा सवाल है जो कि समय के गर्त में आपके हवाले। कमेंट करके बताइए इस इंटरव्यू पे, इस चर्चा पे आप क्या सोचते हैं। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद शादाब जी। ओके, थैंक यू।